Hello everyone, welcome to the channel Current Affair Updated, and today we are going to discuss a very important lecture of a static GK which is गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो टॉपिक है आपका गवर्नर जनरल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके का। और इससे आपने अक्सर देखा होगा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, तो इसको आपको एंड तक ज़रूर देखना है। और इन बिटवीन ऑफ वीडियो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि जो ये ऑफिस था गवर्नर जनरल का, ये कब क्रिएट किया गया ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। तो चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट है 1773, 1757, 1890 और साथ ही में 1793। तो याद रखिएगा जो ये ऑफिस था आपका गवर्नर जनरल का, ये क्रिएट हुआ था 1773 में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए आपने नाम सुना होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। तो इस एक्ट के तहत ही इस ऑफिस की क्रिएशन यहाँ पे की गई थी 1773 एक्ट के दौरान ही। और इसमें क्या हुआ था, जब आप शुरू करते हो मॉडर्न हिस्ट्री को, तो सबसे पहले आप उसमें क्या करते हो, एक बैकग्राउंड के लिए आप उसमें डिस्कस करते हो किसको, डिक्लाइंस ऑफ मुगल को। और डिक्लाइन ऑफ मुगल के बाद में फिर आप पढ़ना शुरू करते हो किसके बारे में, कुछ एक्ट्स आते हैं उन सभी के बारे में। और उसी एक्ट में सबसे पहला एक्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो आता है आपका कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और उसी एक्ट के तहत ही आपका ये ऑफिस क्रिएट हुआ था जिसका नाम था गवर्नर जनरल। ध्यान रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। यानी कि एक ऑफिस क्रिएट हुआ इस चीज़ का, साथ ही में एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वहाँ पे फॉर्म किया गया जो कि इसको असिस्ट करती थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इससे रिलेट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के बारे में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा जो था वो इसी एक्ट के थ्रू ही बना था, लेकिन वो बना 1774 में था, जिसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, वो थे एलिजा एम्फे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट की बात आई थी। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, लेकिन इनका नाम क्या था, एलिजा एम्फे, ये इसका नाम था। तो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपको ऑफिस देखने के लिए मिला किसका, गवर्नर जनरल का। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत ही क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जो था कैलकाटा में, उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1774 में, जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा एम्फे थे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कौन था। तो चार ऑप्शन अगेन अवेलेबल है, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और रॉबर्ट क्लाइव। तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर हम बात करें फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल की, तो इसका सही आंसर आपका होगा क्या, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चे इन क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। वो कंफ्यूज होते हैं अक्सर गवर्नर ऑफ बंगाल में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, और साथ ही में वॉइसराय में। इसमें फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, काफ़ी कंफ्यूजिंग ये रहता है। तो मैं डिस्कस करूँगी आज सभी सारे। और सबसे पहले आप जानिए कि अगर हम पूछे आपसे कोई जीजी ऑफ बंगाल, तो आपको ध्यान रखना है किसका नाम, वॉरेन हेस्टिंग का। अगर आपसे पूछे गवर्नर ऑफ बंगाल यानी कि सिंपल जी ऑफ बंगाल, तो आपको नाम याद रखना है किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। तो दो चीज़ें अभी तक आपको ध्यान रखनी है, जी ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, और जी ऑफ बंगाल है आपका कौन, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, मद्रास में वो आया था 1743 में, जब वो मात्र 18 साल का बच्चा था। ठीक है, बच्चा ही समझो आप उस टाइम पे, लेकिन बच्चा नहीं था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसने की थी उस टाइम पे। तो 1743 में वो आए और उस टाइम पे इसको बना दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद एक एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट कर दिया गया एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से। और उसी के तहत बाद में फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल कौन बन गए थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो याद समझ में रहेगी कहानी कि पहला जो ऑफिस था जीजी ऑफ बंगाल का 1773 से आया। उससे पहले सिर्फ जी ऑफ बंगाल हुआ करता था, जो कि कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। फिर उसकी जगह कौन आ गया, रॉबर्ट क्लाइव से किसको रिप्लेस कर दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग को रिप्लेस कर दिया गया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको सेकेंड क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। फिर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो देखिए अगर हम बात करें इंडिया में सिविल सर्विसेज के फादर के नाम से हम किसको जानते हैं, तो जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ऑप्शन नंबर
ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक नाम आएगा वॉरेन हेस्टिंग का और दूसरा नाम यहाँ पर आएगा किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब कन्फ्यूज़न बच्चों को क्या होता है, अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो उसने फाउंडेशन की थी किसकी, सिविल सर्विसेज की, मतलब एक तरीके से उसने नींव रख दी थी, लेकिन उसको प्रोग्रेस, उसको रिफॉर्म, मॉडर्नाइज ये किसने किया था, ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, तो किसका नाम आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, वॉरेन हेस्टिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्होंने उसको रिफॉर्म किया, मॉडर्नाइज किया, रैशनलाइज्ड किया। तो इसीलिए इनको यानी कि कॉर्नवालिस को हम जानते हैं किसके नाम से, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से। तो अभी तक आपको ध्यान रहेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत आपका जीजी ऑफ बंगाल वाली पोस्ट आई। फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, जिसने यहाँ पे फाउंडेशन किसकी रखी थी, सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया की। लेकिन अगर हम बात करें सिंगल जी ऑफ बी की यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल की, तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन अगर हम बात करें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज की, तो कौन थे, ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके चलना है, याद करके चलना है, सिंपल से समझना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुम, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी कलकत्ता से दिल्ली, ये किसके टाइम पीरियड पे ट्रांसफ़र हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है ये हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए ये टाइम पीरियड है 1911 का, जब जॉर्ज फिफ्थ अपनी वाइफ क्वीन मैरी के साथ में आए थे इंडिया में। उस टाइम पे यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा हुआ था, काफ़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा था। तो तभी जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया और बोला कि जो कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया की वो कैलकाटा से शिफ्ट करके आप कहाँ पे करो, दिल्ली में करो। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905-06 के टाइम पे, जो भी वो पीरियड था, उसको आप क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था उसको उन्होंने क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई थी 1911 में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। पहली चीज़ थी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, और सेकंड चीज़ थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करना। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल फाउंडेड द PWD दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया। तो अगर हम बात करें PWD डिपार्टमेंट की, तो इसको किसने फाउंड किया इंडिया में, तो ये क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने बेसिकली जो PWD डिपार्टमेंट है वो इंडिया में इस्टेब्लिश किया था मिड ऑफ 19th सेंचुरी में। ठीक है, और इससे पहले जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क वो किसके पास हुआ करती थी, वो हुआ करती थी मिलिट्री के पास में। लेकिन अब उसके बाद में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसका नाम रखा गया PWD दैट इज़ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और उस टाइम पे जो टेन्योर किसका था, तो वो था लॉर्ड डलहौजी का, तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल एबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया। तो देखिए अगर हम बात करें स्लेवरी यानी कि गुलामी की, तो कौन से जीजी ने यानी कि कौन से गवर्नर जनरल ने इसको अबॉलिश किया था, तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था लॉर्ड एलन बरो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए एक एक्ट आया था जिसका नाम था इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843, और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था, ये पास किया गया ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड पे, और उसमें क्या गया कि जो अबॉलिशन था स्लेवरी, मतलब जो स्लेवरी थी उसको अबॉलिश यहाँ पे कर दिया गया। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो लॉर्ड एलन बरो थे, तो इसलिए आपको उनका नाम भी ध्यान रखना है। तो देखिए इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 वॉज एन एक्ट पास्ड इन ब्रिटिश इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड एलन बरो। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल व्हेन बॉम्बे वॉज डेजिग्नेटेड एज प्रेसिडेंसी। तो देखिए जब बॉम्बे को एज एन प्रेसिडेंसी यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया, उस टाइम पे जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड हेस्टिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ एनेक्सेशन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आपको ध्यान रखने की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती क्या थी, तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि इसमें बोला गया कि अगर किसी भी साम्राज्य का किसी भी जगह का अगर कोई मेल हायर नहीं है
तो वो जो जगह है वो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ जाएगी। अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते किसका, झांसी का। झांसी की स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी कि झांसी का जो बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, बट उसने कोई गोद में लिया था किसी के बेटे को, और उसके बाद क्या हुआ था, वो अपने साम्राज्य को बचाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को पता लगा कि वो उसका सगा बेटा नहीं है, यानी कि उसका कोई मेल है नहीं रहा साम्राज्य का, तो उन्होंने उसको एनेक्स कर लिया। तो बेसिकली पॉलिसी हुआ करती थी, किसी न किसी तरीके से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सब वो अपने कब्जे में ले ले, तो कोई ना कोई पॉलिसी निकालते रहते थे। तो पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प की नीति। तो राज्य को हड़पना कैसे, कैसे भी करके। अब यहाँ पे एक रीज़न दे दिया कि भाई इसका तरीका क्या होगा कि अगर आपका कोई भी मेल हायर नहीं होता तो वो राज्य किसका हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया का हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे एनेक्स कर लिया गया। अब आपसे पूछा क्रोनोलॉजी क्या थी, तो सबसे पहले जो एनेक्स किया वो क्या, सतारा को, उसके बाद क्या, जैतपुर और संबलपुर को, फिर नंबर आया किसका, नागपुर और झांसी का, उसके बाद फिर नंबर है तंजौर और आरकोट का, और फिर नंबर आता है किसका, उदयपुर का। तो यानी कि सीरियल वाइज ये लिखे हुए हैं और इनको एक एक करके उन्होंने यहाँ पे एनेक्स कर दिया गया, किसके नाम पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। कब कब किया, सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, नागपुर और झांसी को 1854 में, तंजौर और आरकोट को 1855 में, उदयपुर जो कि छत्तीसगढ़ वाले की हम बात कर रहे हैं उसको किया था 1860 में। तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर द इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द रीन ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे जो इंग्लिश थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और उन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, उन्होंने बोला एक एक्ट पास किया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, जहाँ पे इंग्लिश को उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसको, पर्शियन को। तो ध्यान रहेगा। अब ये आगे यहाँ पे फर्स्ट जी ऑफ इंडिया, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फर्स्ट जी ऑफ बंगाल की बात करें रॉबर्ट क्लाइव है, डबल जी ऑफ बी की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग है, और अगर जी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो विलियम बेंटिक है। ठीक है, और इन्होंने इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को यहाँ पे पास किया, जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को मतलब इंग्लिश को बेसिकली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बना दिया, और किसको रिप्लेस कर दिया, पर्शियन को। फिर हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आ गए कौन, वाइसराय। तो पहले वाइसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब अगेन मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जी ऑफ बी की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव हैं, जी ऑफ बी की अगर हम बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग है, जी ऑफ इंडिया की बात करें तो विलियम बेंटिक है, और अगर हम बात करें किसकी, वाइसराय ऑफ इंडिया की, सब पहले की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन है, वाइसराय ऑफ इंडिया, तो ये कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर हो जाएंगे। अब ये वायसराय कब बने, ये सब बस यही थे, बस इनका नाम चेंज हो गया था। अब 1857 का रिवोल्ट तो आपको पता ही होगा, उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो रही नहीं थी, और उसकी जगह कौन आ गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं थी उसके समय पे, कौन आ गई, क्वीन ने सब कुछ यहाँ पर ले लिया था। तो बस जो जी था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, वायसराय से। चीज़ें सब सेम थी, बस नाम बदल दिया। ठीक है, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। फिर इन हुज रूल द विडो रिमैरिज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो विडो रिमैरिज एक्ट था वो किसके टाइम पे इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये एक्ट जो था वो कब पास हुआ था, तो 1856 की ये बात है, जब हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 को यहाँ पे पास किया गया था, और जिसमें ये लीगलाइज कर दिया गया कि विडो अब यहाँ पे क्या कर सकती है, मैरिज कर सकती है। और इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड डलहाउजी ने, लेकिन पास इसको किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। फिर द मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच तो देखिए अगर हम बात करें मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, तो ये किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो लॉर्ड डफरिन था उसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर। तो इसमें जो बर्मा वाला पोर्शन था उसको इंडिया में मर्ज कर दिया गया, तो वो एक मेजर एक्सटेंशन आप कह सकते हो जो यहाँ पे इंडिया का हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो उस टाइम पे किसके द्वारा ये हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा।
फिर फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हुम। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन रेलवे की या फिर फर्स्ट रेलवे की अगर हम बात करें इंडिया में, तो ये इसका श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है अगेन लॉर्ड डलहौजी को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी, इससे पहले PWD में भी आपने इनका नाम सुना, अब रेलवे में इनका नाम सुना। इसके अलावा इससे पहले हमने डिस्कस किया किस चीज़ को, कि जो ढाका को उन्होंने मेजर एक्सटेंशन किया था वो भी लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही किया गया था। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने भी की थी इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट रेलवे की जो फाउंडेशन थी किसने रखी थी, लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी। कब रखी थी ये भी पूछ लेते हैं, तो 16 अप्रैल 1853 को ही रखी गई थी, मुंबई से थाने के बीच में। अब आपको बताना है कि कितने किलोमीटर तक ये चली थी और साथ ही में इस ट्रेन का नाम क्या था। तो इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुम। तो देखिए अगर हम बात करें कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की, तो ये कंप्लीट हुआ था लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1842 से लेकर 1844 का, और जो सिंध था उसको कम्प्लीटली ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया गया था। कब, 1843 में। तो बेसिकली इन्हीं का टाइम पीरियड हुआ, इसी के बीच में। तो ध्यान रखिएगा कौन सा था, लॉर्ड एलन बरो। फिर अवध वॉज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाई। तो देखिए अवध को एनेक्स किया था ब्रिटिशर्स ने, क्या कह के, तो उन्होंने बोला कि भाई आपका जो अवध है इसमें आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, इसको आप अच्छे से चला नहीं पा रहे हो, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ख़राब हुआ पड़ा है। तो मेल एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना लगा के उन्होंने अवध को एनेक्स कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेटेड। तो ये कह के उन्होंने क्या बोला कि अवध हमने अपने कब्जे में कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैज़ टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट। अब देखिए सिर्फ अवध को ही नहीं बल्कि मैसूर को भी इन्होंने ये कह के अपने साम्राज्य में मिला लिया कि भाई आप इसको अच्छे से चला नहीं पा रहे हो, आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी बेकार है। तो पहले अवध को ले लिया, उसके बाद फिर इन्होंने मैसूर को लिया। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज और वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो देखिए अगर हम बात करें रेयतवारी सेटलमेंट की, तो आपने 3 सेटलमेंट पढ़े होंगे। एक तो होता परमानेंट सेटलमेंट, रेयतवारी सेटलमेंट और साथ ही में महलवारी सेटलमेंट। तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट से तो कौन जुड़े हुए हैं, कॉर्नवालिस जुड़े हुए हैं, लेकिन रेयतवारी और महलवारी से कौन है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो अगर आप सिंपल 111 भी यहाँ पे काटोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर द रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर अकर ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच गवर्नर। तो अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर की, तो ये किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो ये हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पीरियड पे। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर के बारे में। तो देखिए ऑन 10 जुलाई 1806 guns were blooming and the Indian sepoy of the 1st and 23rd regiment raised their standard of revolt। तो इसमें विलियम कैवेंडिश बैंटिक वॉज द गवर्नर जनरल। उस टाइम पे जो ये थे यही गवर्नर जनरल थे विलियम बैंटिक। और जब ये म्यूटिनी हुई थी और उसमें जो ये बेसिकली अगर हम कहें ये कब तक चला, तब तक कि लॉर्ड मिंटो आए, तब तक इन्होंने संभाला था। और ये जो बीच में मैंने नाम लिया सर बार्लो, जॉर्ज बार्लो, ये भी इसमें बीच में आए थे। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये इनका मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम हो जाता है। फिर एट द टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप फॉर क्रम्बलिंग बिफोर द नाइट ऑफ नेपोलियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल कैप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन इंडिया। यानी कि जब पूरा का पूरा यूरोप शेक कर रहा था नेपोलियन से, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल कौन था जिसकी वजह से जिसने इंडिया में ब्रिटिशर्स का झंडा ऊपर रखा, तो वो कौन था, तो आपको ध्यान रखना है वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कैप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाई हाई इन इंडिया एट द टाइम व्हेन एम्पायर इज यूरोप वर ट्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन में। यानी कि नेपोलियन के डर से पूरा यूरोप कांप रहा था, लेकिन फिर भी जो हेस्टिंग था उसने इंडिया में ब्रिटिश का फ्लैग वो जो है वो ऊंचा रखा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने डिस्कस किया था, लॉर्ड डलहौजी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905-6 के टाइम पीरियड है, तो लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही है। ड्यूअल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सोशल रिफॉर्म की, तो सोशल रिफॉर्म में यहाँ पे ये नहीं आएगा कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन नहीं आएगा। सोशल रिफॉर्म में कौन आ जाएगा, तो सोशल रिफॉर्म में यहाँ पे आएगा कौन,
विलियम बेंटिक। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें सही नहीं होगा। तो ये इसका यही पूछा ना, नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए सोशल रिफॉर्म से कौन है, विलियम बेंटिक यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि राजाराम मोहन राय और साथ ही में मिलकर इन्होंने क्या किया था, काफ़ी सारी जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी लाइक सती और विडो बर्निंग, इन सबको इन्होंने यहाँ पे रोका था। तो मैंने तो उसको ऐसे याद किया था, अगर आपसे कोई पूछे कि सती प्रैक्टिस को किसने बैन किया तो आप बेंटिक से बैन को याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, बैन और बेंटिक। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सप्रेशन ऑफ थग्स की बात करें तो विलियम बेंटिक सही है। एल्बर्ट बिल की बात करें तो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे ये हुआ था। रिंग फेंस पॉलिसीज की बात करें अगर हम तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे ये हुआ था, जिसमें आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करते थे अपने आप को बचाने के लिए। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो लॉर्ड कर्जन नहीं बल्कि किसका नाम आता है यहाँ पे, लिटन का नाम यहाँ पर आता है। और इसको रिपील किसने किया था, ये किया था लॉर्ड रिपन ने। रिपील क्या, रिपन ने, और इसको लगाया किसने, लिटन ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप इस पे ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रपोज बाय लॉर्ड लिटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द एक्ट वाज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द वर्नाकुलर प्रेस, यानी कि बेसिकली वो रोकते थे कि कोई भी जो ऐसा प्रेस था वो ब्रिटिशर्स की बुराई ना करे, मतलब लोकल लैंग्वेज में पब्लिश होने से वो रोकते थे, कुछ इस तरीके से वो पूरा एक्ट था। तो ध्यान रखिएगा आपका कौन था ये, लॉर्ड लिटन। और इसको रिपील किसने किया था, तो ये किया था किसने, लॉर्ड रिपन ने। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली जूइश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो सिर्फ अकेला जूइश वाइसरॉय कौन था इंडिया में, तो वो था लॉर्ड रीडिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, जो प्रिंस थे वेल से वो इंडिया में आए थे, साथ में मोपाला रिपेलियन भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज टू कॉन्कर मुस्लिम्स एंड मेक देम अगेंस्ट कांग्रेस। तो ये टाइम पीरियड है लॉर्ड मिंटो का, क्योंकि आपने सुना होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का टाइम पीरियड था, तब ये सब चीज़ें हुई थी। तो सेपरेट इलेक्टोरल इन्होंने दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हु रोट इट। तो ये बेसिकली पुस्तक है या आप कह सकते हैं एक बुक है, जिसमें इंडियन मुसलमान करके एक बुक है, उसमें ये लाइन लिखी हुई है किसके द्वारा, तो ये लिखी थी W हंटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो सर विलियम विल्सन हंटर वॉज अ मल्टी टैलेंटेड स्कॉटिश हिस्टोरियन, स्टैटिशियन, कंपाइलर, मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। और इन्होंने अपनी एक बुक रिलीज़ करी थी इंडियन मुसलमान के नाम से, तो उसी में इन्होंने ये लाइन लिखी हुई थी जो मैंने मैंशन की है, तो आपको ध्यान रखना है ये लाइन किसकी है, W हंटर की। फिर हु स्टैब्लिश इंपीरियल कैडेट कोर्प्स। तो इंपीरियल कैडेट कोर्प्स की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश किया था लॉर्ड कर्जन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपस में ध्यान रखिएगा। तो 1901 का टाइम पीरियड है जब मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज एक्सटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू ब्रिटिश राज इंडियन सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इंपीरियल कैडेट कोर, जिसको स्टैब्लिश किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन वही है जिसने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल यहाँ पर किया था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को काट दिया किसने, काट से कर्जन ने, ठीक है ऐसे। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसे हम कहते हैं, तो वो कहते हैं लॉर्ड रिपन को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपस में ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो कौन लेके आया था, लिटन, लेकिन उसको रिपील किसने किया, रिपन ने। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी फ़ायदा भी किया था, प्रेस को लेके लोकल लेवल पे काफ़ी इंप्रूवमेंट करते थे। तो कह सकते हैं एक तरीके से कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। फिर है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गवर्नर जनरल एंड इवेंट इज प्रॉपरली मैच। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। कॉर्नवालिस की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट, वेलेस्ले की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट नहीं है, ये इसके साथ जाएंगे। एलनबरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध, लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट अफगान वॉर। तो इसमें सही क्या होगा, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध। फिर है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अगर हम बात करें इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर, तो ये कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और उस टाइम की अगर हम बात करें तो काफ़ी मतलब ये जो आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी अभी भी चलता है, बहुत फेमस है। जितने भी हमारे हिस्टोरियन एक कुछ भी इवैक्यूएट करते हैं तो वो बेसिकली इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये किसके टाइम पीरियड पे था, तो ये कर्जन, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कर्जन के टाइम पीरियड पे ये चीज़ें हुई थी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो अगर हम बात करें कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा
हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, सही है आपका। लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर, ये भी सही है। वेलेस्ली की बात करें, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये थर्ड एंग्लो वॉर मराठा में नहीं थे, बल्कि इस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग सर्व एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1813 टू 1823, और यही वो टाइम था जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पे हुआ था, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही में मराठाओं के बीच में। फिर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ये बात है कब की, 1904 की। फिर इन माई बिलीव कांग्रेस इज टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। ये किसने लिखी थी बात, तो ये लिखी थी बेसिकली लॉर्ड कर्जन ने, जिसने जब फॉर्मेशन हुई थी किसकी, आईएनसी की, तो उन्होंने बोला था कि मतलब कांग्रेस कुछ नहीं है, इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे आंखों के सामने ये पीसफुली ख़त्म हो जाए। तो ये बात किसने कही थी, लॉर्ड कर्जन ने ये बात बोली थी। और अगर हम बात करें किसकी, आईएनसी की, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो ये 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पे हुई थी। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है हु कंपेयर्ड कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब, कि किसने कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर किया था, तो वो कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब महात्मा गांधी के दो गुरु थे, एक थे स्पिरिचुअल गुरु और एक थे पॉलिटिकल गुरु। तो आपको दोनों का नाम मुझे कमेंट करके बताना है, और इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले कौन से वाले गुरु थे, ये भी आप मुझे बताओगे कि स्पिरिचुअल थे या फिर पॉलिटिकल थे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिकुलेटेड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, तो ये बात किसने बोली थी, ये बोली थी लॉर्ड डफरिन ने। ये लॉर्ड डफरिन वही थे जिनके टाइम पीरियड पे आईएनसी की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई थी। तब तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, जो आईएनसी बन रही है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। बट कौन जानता था कि ये एक आईएनसी बाद में चल के इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने में काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पे निभाएगी। तो ये बात किसने बोली थी, लॉर्ड डफरिन ने बोली थी कि ये एक सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का ग्रुप है। फिर इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर। वो कौन थे इंडियन मेंबर थे, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, साथ ही में जस्टिस गुरदास बनर्जी। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो ये कौन था, तो ये था लॉर्ड कर्जन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वैसे जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें सबसे लंबा टाइम पीरियड लॉर्ड कर्जन का था, लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें तो वो कौन था, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि कुछ होमवर्क आपको भी मैं दूंगी ज़रूर, क्योंकि जब अगर मैं कुछ होमवर्क आपको देती हूँ तभी आपको सर्च करते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं करोगे। तो मैं चाहती हूँ जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ तो उनका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो आपको बताएं लॉन्गेस्ट टेन्योर ये किसका था। अगर इन ऑप्शन की बात करें तो कर्जन का था, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें जितने भी वाइसरॉय अभी तक रहे हैं तो उसमें किसका था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान वॉज, वो कौन था, तो वो था लॉर्ड लिटन, जो कि एक फॉरवर्ड पॉलिसीज़ को अपनाता था रिगार्डिंग अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, लिटन वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1876 टू 80, और इस दौरान उसने फॉरवर्ड पॉलिसी को यहाँ पर अपनाया था, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उस टाइम पीरियड पे। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज मर्डर्ड बाय कॉन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाइल ही वॉज ऑन टूर, तो वो कौन सा वाइसरॉय था जिसको मर्डर कर दिया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, तो उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो ये थे लॉर्ड मेयो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें ध्यान रखना है। तो लॉर्ड मेयो ये वही था जिसके टाइम पीरियड पे आपने देखा होगा, जब मैंने सेंसस वाला आपसे पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि 1872 का जो सेंसस था वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था। लेकिन रेगुलर सेंसस की बात करें तो वो रिपन के टाइम पे शुरू हुआ था। तो ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश, तो किसको एनेक्स नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने, तो वो सिंध को किया हुआ है, अवध को किया, सतारा को किया, लेकिन ग्वालियर को नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है जेम्स एंड्रयू रैमसी वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो किसका नाम था, यह था लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा।
फिर द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड बाय विच ईयर, तो 1789 वाज द ईयर जब एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स को बैन कर दिया गया था। फिर अंडर हुज लीडरशिप वाज द सप्रेशन ऑफ थग्स अचीव, कि जो सप्रेशन था थग्स का वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो वो था कॉलोनल सर विलियम श्लीमैन के टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ये काम किसको सौंपा था, ये दिया था किसको, कॉलोनल सर विलियम स्लीमैन को। फिर है हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया, तो किसने सिक्किम को मर्ज किया था इंडिया में, वो क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सिक्किम वॉज एन इंडियन प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय चौगियाल, और ये डलहौजी ने क्या किया था, इसको सिक्किम को इंडिया में मर्ज कर दिया था। फिर द राइट टू अडॉप्ट हायर इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज री स्टैब्लिश बाय, देखिए मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, जिसमें अगर किसी का मेल हायर नहीं होता तो उसको एनेक्स कर लेते थे, लेकिन इस चीज़ को री स्टैब्लिश कर दिया गया था किसको, किसके द्वारा, क्वीन अनाउंसमेंट ऑफ 1858 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उस टाइम पे जीजी ऑफ बंगाल कौन था, तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, कि कौन से जीजी को बेसिकली इम्पीचमेंट के लिए यहाँ पर बुलाया गया, उसको प्रोसिक्यूट किया गया, लेकिन हालांकि वो आगे फर्दर कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये थे कौन, अगेन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिर से कि फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और लॉर्ड कैनिंग ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। फिर है आपका क्वेश्चन, द टॉम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट विच प्लेस, तो अगर हम बात करें कॉर्नवालिस की टॉम ये कहाँ पर है, तो ये है गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। गाजीपुर कहाँ पे है, ये यूपी में है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर एट द टाइम ऑफ विच वाइसराय वी हैव सीन सीआर फॉर्मूला 1944, लॉन्च ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, वेवल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस, तो ये सब हमने कब देखा था, लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड पे। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आपसे कोई पूछे हु वॉज द लास्ट वाइसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो ये कौन था, तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि कम्युनल अवार्ड ये कब स्टार्ट हुआ था, किसके टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पीरियड पे। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर चोरा चोरी इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो ये किसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे हुआ, ये हुआ था बेसिकली लॉर्ड रेडिंग के टाइम पे, जब बेसिकली एक गोरखपुर में एक जो पुलिस स्टेशन था उस पर आग लगा के उसको जला दिया था, तो एक इंसिडेंट था, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड डांडी मार्च लॉन्च ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसराय, तो थे लॉर्ड इरविन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, डांडी मार्च था, ये कब हुआ था, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे। फिर स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसराय, तो स्वराज पार्टी की बात करें तो किसके टाइम पीरियड पे फॉर्म हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रेडिंग के टाइम पीरियड पे। 1924 की ये बात है, CR दास के द्वारा ये यहाँ पे फॉर्मेशन इसकी हुई थी, और मोतीलाल नेहरू का भी काफ़ी इसमें योगदान यहाँ पे रहा था। फिर है आपका फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रैंड्स वॉज किल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसराय, तो ये हुए थे बेसिकली लॉर्ड एल्गिन II के टाइम पीरियड पे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर पूना पैक्ट वॉज साइन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसराय, तो ये हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पीरियड पे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर रैली कमीशन की बात करें तो ये कब बना था, तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे बना था। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। उसको हेड भी किसने किया था, सर थॉमस रैली ने इसको हेड किया था, इसीलिए इसको रैली कमीशन के नाम से हम जानते थे। फिर हु वॉज द मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल इन इंडिया, कि सबसे लव्ड गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था लॉर्ड रिपन, क्योंकि काफ़ी काम इसने किया था इंडिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप कह सकते हैं। इसने रिपील किया कॉन्ट्रोवर्शियल आर्म्स को, वर्नाकुलर प्रेस को, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काफ़ी काम किया। 2 नई यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ओपन की, पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो ये काफ़ी सारे इन्होंने काम किए थे, तो इसलिए इनको एक मोस्ट लव्ड जीजी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच या फिर वूम वाइसराय, तो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो ये हुआ था बेसिकली लॉर्ड लांसडाउन के टाइम पीरियड पे। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर हिंदू महासभा वॉज स्टैब्लिश बाय मदन मोहन मालवीय, किसके टाइम पीरियड पे, तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग II के टाइम पीरियड पे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदू महासभा किसने स्टैब्लिश की थी, मदन मोहन मालवीय ने।
फिर हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, तो ये कौन थे, ये थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। तो लास्ट में मैंने डिस्कस किया था ना आपसे कि लास्ट वायसराय और फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, तो वो माउंट बैटन था। अगर इंडियन गवर्नर की बात करें तो ये राजा गोपालाचारी थे। तो ये नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक रिलेटेड टू गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी स्टैटिकल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिसमें मैं आपको MCQ फॉर्मेट में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही आएगा, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।